नमस्कार। आज हम एंगलर एंड प्रेंटल द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति के गुण और दोष पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एंगलर एंड प्रेंटल की पादप वर्गीकरण पद्धति पर विस्तृत चर्चा करी, जिसने फ्लो चार्ट के द्वारा हमने इसके वर्गीकरण को समझा। यह वर्गीकरण पद्धति डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन के पश्चात प्रस्तुत की गई थी। उपयुक्त पद्धति को दो प्रसिद्ध जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर तथा कार्ल प्रेंटर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दाई नेचुरालेकन फ्लेंजन फैमिलियन में प्रस्तुत किया गया था। एंगलर प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति वस्तुतः आइकलर द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण का विस्तृत एवं संशोधित प्रारूप है। जैसे हमने बात करी थी कि बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति डी कंडोले के वर्गीकरण पर आधारित है, इसी प्रकार से एंगलर प्रेंटल की जो वर्गीकरण पद्धति है वो आइकलर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण पर आधारित है और उसका संशोधित रूप है। आगे चलकर एंगलर प्रेंटल ने इस पद्धति को विस्तृत रूप दिया और इसमें संशोधन किया। एंगलर प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत द्विबीजपत्री पौधों को एकबीजपत्री पौधों के बाद में रखा गया है एवं संभवतः उपयुक्त अवधारणा इस पद्धति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्रुटि भी कही जा सकती है। इसके अंतर्गत इस पद्धति में आर्किडीज को ग्रेमिनी से अधिक प्रगत माना, केटकिन पुष्पक्रम युक्त एवं दल रहित अर्थात एपेटलस द्विबीजपत्री पौधों अर्थात अमेंटिफेरी वर्ग को प्रिमिटिव अर्थात पुरोगामी आद्य पादप समूह के रूप में स्थापित करना इस वर्गीकरण पद्धति की अन्य उल्लेखनीय धारणाएं हैं। हालांकि आधुनिक फाइलोजेनेटिक्स उपयुक्त अवधारणाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, फिर भी इतना आवश्यक है कि इस वर्गीकरण पद्धति ने यूरोप और अमेरिका में बेंथम एंड हुकर पादप वर्गीकरण पद्धति को पूर्णतः रिप्लेस कर दिया था, प्रतिस्थापित कर दिया था एवं विभिन्न पादप समूह की फाइलोजेनी अर्थात जाति वर्तिता तथा पुष्पों की उत्तरोत्तर जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया था। इस पद्धति के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें बेंथम और हुकर की पद्धति के विपरीत पोलीपेटली एवं एपेटली अर्थात मोनोक्लेमाइडी दोनों पादप वर्गों का एक वर्ग में विलय कर दिया गया था, दोनों के मिला गया था। हम देखने जा रहे हैं कि ये वर्गीकरण पद्धति किन सिद्धांत पर आधारित है, इसके आधारभूत सिद्धांत क्या हैं, किस पे आधारित ये वर्गीकरण दिया एंगलर प्रेंटल ने, उसको हम यहां पर देखने जा रहे हैं। इस पद्धति के प्रमुख आधार निम्न है। सबसे पहला हम बात करते हैं कि नंबर एंड प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ पेयरिंग अर्थात परिदल पुंजों की संख्या और वो उपस्थित है या अनुपस्थित है, इसको लेकर भी एंगलर प्रेंटल ने प्रकाश डाला था। परिदल रहित अर्थात विदाउट पेरियंग पुष्प परिदल युक्त पुष्प की तुलना में प्रिमिटिव माना है तथा एक परिदल चक्र युक्त पुष्प अर्थात वन वुरल्स ऑफ पेरियंग पुष्प द्विपरिदल चक्र युक्त पुष्प की तुलना में अर्थात विथ टू पेरियंग वुरल प्रिमिटिव माना है। यह हमने देखा परिदलों की संख्या को लेकर किसको प्रिमिटिव माना, किसको एडवांस माना, और संख्या और उपस्थिति और अनुपस्थिति को यहां पर कोट किया। एंगलर प्रेंटल ने अपने वर्गीकरण में किन को प्रिमिटिव माना, किन लक्षणों को और किन लक्षणों को एडवांस माना, ये जानना बहुत जरूरी है। उसी आधार पर इन्होंने वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत करी। क्योंकि ये जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति थी, इसलिए पहले इन्होंने अपने प्रिमिटिव और एडवांस लक्षणों की सूची तैयार करी, इस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो पहले हमने नंबर 1 पे देखा कि परिदल रहित है या परिदल पुष्प है, एक परिदल चक्रयुक्त है, द्विपरिदल चक्रयुक्त है, कौन प्रिमिटिव है कौन प्रिमिटिव, इसको लेकर पहली बात करी। दूसरा देखी उन्होंने कि परागण की प्रवृत्ति कैसी है, पोलिनेशन नेचर। पौधों में वायु परागण प्रवृत्ति अर्थात एनिमोफिल्ली की तुलना में कीट परागण प्रवृत्ति अर्थात एंटोमोफिल्ली अधिक प्रगत माना। दूसरा परागण को लेकर कौन सा कैरेक्टर प्रिमिटिव माना, कौन सा कैरेक्टर एडवांस माना, ये हमने बात करी। तीसरी हम देख रहे हैं पोलीपेटलस वर्सेस गेमोपेटलस, कौन प्रिमिटिव है कौन लक्षण एडवांस है। गेमोपेटलस अर्थात संयुक्त दलिता पुष्प युक्त पौधे पृथक दलीय पौधों की तुलना में एडवांस माने गए। गेमोपेटली युक्त पौधे पोलीपेटल पौधे की तुलना में एडवांस माने गए। अगला जो देख रहे हैं ओवरी फ्री है, ये यूनाइटेड है। पुष्पों में सुपीरियर ओवरी इसको प्रिमिटिव माना और इंफीरियर ओवरी को एडवांस लक्षण माना। अर्थात उच्चवर्ती अंडाशय प्रिमिटिव है, अधोवर्ती अंडाशय जो है वो प्रगतिशील लक्षण है, एडवांस लक्षण माना है। तो ये हमने ओवरी को लेकर करैक्टर पढ़ा कि वो किस प्रकार की है, सुपीरियर है या इंफीरियर है। उसके बाद हम देखते हैं पुष्प एक लिंगी है द्विलिंगी है। एक लिंगी पुष्प प्रिमिटिव माना तथा उभयलिंगी पुष्प को
जो है वो एडवांस मान। यहाँ फिर ये लक्षण हमें चुनौती दे रहा नजर आ रहा है फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स के अंदर यूनिसेक्सुअल वर्सेस बाइसेक्सुअल फ्लावर में, कि एक लिंगी पुष्प प्रिमिटिव है और द्विलिंगी पुष्प को इन्होंने बाइसेक्सुअल फ्लावर को एडवांस माना। फिर हम देखते हैं सेपेलोइड पेरियंक, बाह्य दलाप परिदली युक्त पुष्प प्रिमिटिव है तथा दलाप परिदली युक्त पुष्प एडवांस है। बाह्य दलाप परिदली युक्त पुष्प अर्थात सेपेलोइड पेरियंक को प्रिमिटिव मान रहे हैं पुरोगामी, और दलाप परिदली अर्थात पेटेलोइड पेरियंक पुष्प को एडवांस लक्षण प्रगत लक्षण मानना है एंगुलर फ्रंटल के अनुसार। अगली बात करने जा रहे हैं हम, एक बीजपत्री है द्विबीजपत्री है, मोनोकोट वर्सेस डाइकोट, कौन प्रिमिटिव है कौन एडवांस है। एक बीजपत्री पादप को प्रिमिटिव पुरोगामी माना और द्विबीजपत्री पादप को एडवांस अर्थात प्रगत माना। यहाँ एंगुलर फ्रंटल जो है गलत साबित हुए आगे जाके कि मोनोकोट एडवांस होते हैं, अधिकांश टेक्सोनोमिस्ट के ने माना है, लेकिन एंगुलर फ्रंटल ने मोनोकोट को प्रिमिटिव एक बीजपत्री को प्रिमिटिव माना है और डाइकोट अर्थात द्विबीजपत्री को एडवांस माना है, जो हमने पिछले चैप्टर के दौरान वर्गीकरण का जो फ्लो चार्ट देखा था पूरी बात देखी थी वहां पर। और अगले जो आधार रहा इनमें कौन प्रिमिटिव कौन एडवांस में, भाई नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पस, पुंकेसरों की संख्या अंडकों की संख्या को लेकर ये बात कही जा रही है। तो पुष्प में निश्चित संख्या में पुंकेसर हैं या निश्चित संख्या में अंडप है तो उनको तो एडवांस लक्षण माना है, जबकि असंख्य पुंकेसर और असंख्य अंडकों की संख्या को प्रिमिटिव लक्षण माना है। ये बात हमने और वर्गीकरण में भी आई है कि अधिक संख्या होना पुंकेसरों का और अंडकों का एक प्रिमिटिव अर्थात पुरोगामी लक्षण होता है, और संख्या निश्चित होना कम होना पुंकेसरों का और अंडकों का एक एडवांस अर्थात प्रगत लक्षण माना जाता है। तो ये हमने कुछ लक्षणों को यहाँ पर सूचीबद्ध किया है कि एंगुलर फ्रंटल के आधार पर कौन लक्षण प्रिमिटिव है कौन लक्षण एडवांस है, और किन लक्षणों की आधार बनाकर एंगुलर फ्रंटल ने अपना वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत करी थी, जिसमें वो वहां पर कहीं इनके गुण साबित हुए कहीं इनके दोष साबित हुए। इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत द्विबीजपत्री बीजधारी पौधे को का दर्जा दिया गया है, बीजधारी पौधों स्पर्मेटोफाइटा का, तथा इनको दो सब डिवीजन में बांटा जिनके नाम थे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को दो में बांटा, मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी। और फिर वर्ग मोनोकोटिलिडनी में हमने कल अभी बात करी थी पिछले टर्न पे कि 11 गण है 45 कुल हैं, और डाइकोटिलिडनी में जो गण और ऑर्डर आए उनमें एक बीजपत्री प्रारंभ तो टाइफेसी से किया और एक बीजपत्री का समापन ओर्किडेसी कुल पर किया था। द्विबीजपत्री को दो में बांटा इन्होंने, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी, और पूरे द्विबीजपत्री में सबसे प्रारंभ केजुराइनिसी कुल से किया गया था और इसका जो अंत है वो कंपोजिटी फैमिली में समाप्त किया गया था। इससे स्पष्ट किया एंगुलर फ्रंटल के कि केजुराइनिसी जो फैमिली है जिसके में सदस्यों में केटकिन पुष्पक्रम होता है, एक लिंगी तथा दल विहीन पुष्प पाए जाते हैं, वो सर्वाधिक प्रिमिटिव करैक्टर है द्विबीजपत्री पौधों का। इन लक्षणों के आधार पर बेंथम एंगुलर फ्रंटल ने अपनी वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया और कई दोष साबित हुए। अब हम बात करने जा रहे हैं इन लक्षणों के आधार पर पूरे एंगुलर फ्रंटल के वर्गीकरण को देखकर कि इनकी क्या मेरिट और क्या डिमेरिट है, अर्थात एंगुलर फ्रंटल के पादप वर्गीकरण पद्धति के गुण और दोष क्या है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इनकी मेरिट्स ऑफ एंगुलर एंड फ्रंटल ऑफ क्लासिफिकेशन। एंगुलर फ्रंटल के वर्गीकरण में क्या इनके गुण हैं, कैसे ये सही साबित हो रहा है। तो सबसे पहला बात तो हम यही करते हैं कि एक जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति है। जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति, जाति वर्गीकरण का इन्होंने ध्यान रखा जातिवृत्तीयता का, और इन्होंने प्रिमिटिव और एडवांस की सूची बनाई, उसी अनुसार इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इट इज ए मोस्ट phylogenetic system. Plant groups are arranged mostly according to evolutionary affinities. इन्होंने evolutionary affinity का ध्यान रखा, विकासी बंधुता का ध्यान रखा, प्रिमिटिव ग्रुप वाले को पहले रखा, एडवांस करैक्टर को बाद में रखा। इस आधार पर ये इन्होंने वर्गीकरण पद्धति दी, ये इनका पहला गुण माना गया जो हम बात कर रहे हैं। और द सिस्टम डील्स विद ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट किंगडम, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी को सम्मिलित करते हुए जीवाणु, कवक है, एल्गी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को देकर ये वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की गई थी सबको मिलाकर के। हमने बात सिर्फ एंजियोस्पर्म की करी, लेकिन अपने वर्गीकरण के अंदर सबको देखा जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। द सिस्टम प्रोवाइड्स मॉडर्न टेक्सोनोमिक की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इन्होंने टेक्सोनोमिक की कुंजी प्रस्तुत करी जिससे हम प्लांट को पहचान सके, वहां पर बात कर सके। अब हम इनको वर्गीकरण की जो गुण हैं उनको यहाँ पर देखते जा रहे हैं। इस पादप वर्गीकरण पद्धति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें डी जस्यू द्वारा स्थापित पादप समूह एपेटली और पोलीपेटली का
पादप समूह के एक रूप में विलय कर दिया गया। इन दोनों को एक में मिला दिया गया, पोलीपेटलिक और एपेटलिक। यहां पर एक नाम हम देख रहे हैं मोनोक्लेमाइडी, सॉरी जो नाम दिया गया आर्किक्लेमाइडी, जो नाम दिया गया वो हम यहां पर नाम देख रहे हैं उनकी जगह पर। इस विलय के परिणाम स्वरूप बेंथम और हुकर द्वारा द्विबीजपत्री पौधों में गठित एक कृत्रिम पादप वर्ग बनाया गया था मोनोक्लेमाइडी, उसको पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। हमने पहले बात करी थी ये वाली कि बेंथम हुकर की सबसे बड़ी जो दोष साबित हुआ वो था मोनोक्लेमाइडी का निर्माण, और मोनोक्लेमाइडी को यहाँ पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और द्विबीजपत्री पौधों को आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी में विभाजित किया गया। इनकी जगह वहां दो थे, यहाँ दो नाम दे दिए, सिर्फ आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। बेंथम हुकर में तीन नाम थे, पोलीपेटली, गेमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी, और एंग्लर पंटल ने सिर्फ दो नाम दे दिए, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी का मतलब क्या है, अगर परीक्षा में पूछा जाए, आपको समझाया जाए, तो आर्किक्लेमाइडी का मतलब है एपेटली प्लस पोलीपेटली। आप यहां ध्यान रखेंगे बहुत क्लियर करके कि आर्किक्लेमाइडी मींस एपेटली प्लस पोलीपेटली, इन दोनों को जोड़ के आर्किक्लेमाइडी बना। और मेटाक्लेमाइडी का मतलब होता है सिम्पेटली। इन दोनों में इसको वर्गीकरण दिया गया। और ये जो पादप वर्गीकरण पद्धति है ये आइकलर द्वारा प्रस्तुत पद्धति का विस्तृत रूप है और इसका इन्होंने अनुसरण भी लगातार किया है। ये वर्गीकरण पद्धति पौधों की जातिवृत्तिता पर आधारित है और पुष्पों में बढ़ती हुई जटिलताओं अर्थात कॉम्प्लेक्सिटी की व्याख्या भी करता है कि किस प्रकार फ्लोरल कैरेक्टर्स है उनमें जटिलताएं आती गई। इस पद्धति के अंतर्गत पौधों की पहचान के लिए कुंजियां की दी गई है और साथ साथ प्रत्येक पादप वंश एवं प्रजाति के आवश्यक चित्र भी दिए गए हैं। दे प्रोवाइड डायग्राम्स जहां आवश्यकता थी और इसको इस प्रकार से समझाया गया है। तो ये वर्गीकरण पद्धति जो हम देख रहे हैं इसकी कई गुण हैं अवगुणों के बाद भी। जैसे हमने देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म को अलग रखा बिल्कुल एंजियोस्पर्म से, बेंथम एंड हुकर ने तो मध्य में रख दिया था, द्विबीजपत्री एक बीजपत्री के मध्य में जिम्नोस्पर्म को दिया गया। यहाँ जिम्नोस्पर्म को बिल्कुल पृथक रखा है। जिम्नोस्पर्म ट्रीटेड एज ए सेपरेट ग्रुप, इट्स पोजीशन बिफोर एंजियोस्पर्म इज वेरी एक्यूरेट एंड इज इन परफेक्ट अकॉर्डेंस टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो जिम्नोस्पर्म को जो पृथक रखा ये इनके एडवांस इनके मेरिट में गया एंग्लर पंटल के। और अब हम किसको प्रिमिटिव माना किसको एडवांस माना इस बात भी यहां पर कर लेते हैं कि द पोजीशन ऑफ orchidaceae at the end of monocot is also very accurate as it's the most evolved family of monocots। कि मोनोकोट के अंदर ऑर्किडेसी फैमिली को एडवांस मानना एंग्लर पंटल के गुण में गया, इसकी मेरिट में गया। इन्होंने सही माना, ऑर्किडेसी को एडवांस फैमिली के रूप में ट्रीट किया। यहां पर हम इनकी बढ़ाई कर रहे हैं। ये मोनोकोट में ऑर्किडेसी को एक समुचित सही स्थान दिया गया। जहां ऑर्किडेसी को एक समुचित स्थान दिया गया वैसे हम देख रहे हैं एस्ट्रेसी को क्या किया गया। द पोजीशन ऑफ एस्ट्रेसी अर्थात कंपोजिटी, द पोजीशन ऑफ एस्ट्रेसी एज द लास्ट फैमिली ऑफ डाइकोट इज वेरी लॉजिकल एंड एक्यूरेट बिकॉज इट इज द हाईएस्ट इवॉल्व्ड फैमिली ऑफ डाइकोट्स। द्विबीजपत्री की सबसे एडवांस फैमिली मानी गई कंपोजिटी फैमिली, और यूं कि हम सारे आवर्त बीजों में सबसे एडवांस मान लिए एंग्लर पंटल ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है और ये एंग्लर पंटल का एक गुण भी है, मेरिट में जा रहा है कि इन्होंने एस्ट्रेसी कंपोजिटी फैमिली को एडवांस माना। जब हम कंपोजिटी फैमिली को पढ़ते हैं तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस फैमिली को एडवांस क्यों माना जाता है, वाई वी ट्रीटेड इट एज ए एडवांस फैमिली। हम इसको एडवांस फैमिली की तरह ट्रीट क्यों करते हैं, क्यों मानते हैं। तो हम सूचीबद्ध करते हैं, लक्षण करते हैं, और हम एक चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके हैं एस्ट्रेसी फैमिली को। वहां पर हमने बात करी है इसकी एडवांस करैक्टर की, जिसको एडवांस फैमिली क्यों माना जाता है, कंपोजिटी को। तो एंग्लर पंटल ने एस्ट्रेसी को अच्छा स्थान दिया, समुचित स्थान दिया और एक पूरी एडवांस फैमिली माना इसको पूरे द्विबीजपत्री में। तो जहां हमने बात करी है कि कंपोजिट आर्किडेसी को द्विबीजपत्री में और एक बीजपत्री पौधों में क्रमशः सर्वाधिक प्रगत फूलों के रूप में माना जाता है। एक बीजपत्री में सबसे एडवांस ऑर्किडेसी और द्विबीजपत्री में सबसे एडवांस कंपोजिटी को पर माना। और एनाटॉमिकल डेटा को भी इन्होंने ध्यान रखा। एनाटॉमिकल डेटा वर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इन्होंने इन लक्षणों का भी ध्यान दिया। अब हम देखने जा रहे हैं डीमेरिट्स ऑफ एंग्लर एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन, कि एंग्लर और प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति के क्या दोष है। गुण तो बहुत सारे हैं, इसी प्रकार से दोष भी इनकी वर्गीकरण पद्धति में बहुत सारे हैं। और ये दोष एंग्लर प्रेंटल को लोकप्रिय नहीं बना पाए इतना। दोष की वजह से उनको भी हम यहां पर देख रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले बात करी कि एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री से पहले रखा गया। जो मॉडर्न फाइलोजेनेटिक
अवधारणा है उसके सर्वाधिक विपरीत है, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है, नाउ इट इज प्रूव कि एक बीजपत्री पौधों का विकास द्विबीजपत्री पौधों से हुआ है। इसलिए एक बीजपत्री पौधों को पहले रखना जाना संभवतः इस पद्धति का सबसे सबसे बड़ा दोष है। मोनोकोट्स कंसिडरेशन प्रिमिटिव टू डाइकोट्स which is not correct according to modern evolutionary tendency, modern evolution evidences। ये एविडेंसेस ने प्रमाणित कर गया है कि मोनोकोट बाद में आए, वो एडवांस है। तो ये हमने देखा यहाँ पर इनकी गलती थी। फिर एमेंटिफेरी की बात लेकर बात करते हैं हम कि एमेंटिफेरी कुल जैसे केजुराइनेसी, बेटुलेसी, सेलिकेसी इत्यादि को प्रिमिटिव माना और पहले रखा गया, जो सर्वाधिक अनुचित है इन्होंने यहाँ पर। और बॉटनिस्ट के अनुसार रेनलियन कुलों जैसे रेनकुलेसी, मैग्नोलिएसी आदि आवर्त बीजों में सर्वाधिक प्रिमिटिव माने गए हैं। ये जो हमने देखा कि एंगलर, बेंथम, हुकर तक ने इनको सबसे प्रिमिटिव माना था, तथा ये एमेंटिफेरी कुलों से व्युत्पन्न नहीं हो सकते हैं, इनसे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। फिर भी रेनेलियन कुलों को एमेंटिफेरी के बाद रखा गया, जो पूर्णतः गलत है। अर्थात इन्होंने एमेंटिफेरी पहले रखे और रेनेलियन गण, रेनकुलेसी आदि को बाद में रखा। ये इनके अवगुण, इनके दोष में साबित हुआ। गण हेलोबिको, पेंडेनेस एवं गण ग्लूमिफेरी के बीच में रखा, यह भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। ऑर्डर स्पेथिफ्लोरी के सदस्य जैसे एरेसी, लेमनेसी को लिलियसी कुल से पहले रखा गया, यह भी वास्तव में गलत है, क्योंकि ये स्पेथिफ्लोरी जो गण के दोनों कुल लिलियसी से उत्पन्न हुए हैं। यहां हम बात ही करते हैं कि कंबाइन एपेटलस फैमिली विद पॉलीपेटलस फैमिली टू फॉर्म आर्किक्लेमाइडी इज नॉट डिजायरेबल एज इट हैज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लार्ज ग्रुप of many order and families. This system is not of much practical utility. ये वर्गीकरण और जातिवृत्ति होने पर भी ये प्रायोगिक रूप से उचित नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। इसलिए एंगलर पंटल की बात करी कि इसमें कई गुण हैं, तो कई अवगुणों का भी समावेश किया हुआ है। धन्यवाद।